कैसे हो बेटा? तो एनटीए, टीपीसी, नीट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 98 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम हर क्वेश्चन को उसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, तो बेटा आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, तो मतलब इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर का 11 नंबर का, द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपको इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट बताना है कि मेन प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो, आपके पास सबसे पहले फिनोल गिवन है। फिनोल का रिएक्शन CO2 प्लस KOH के साथ कराना है। तो आपको मैं बता दूं बेटा, फिनोल है और फिनोल का जो लोन पेयर है वो रिंग में इंक्लूड होता है, इसलिए यहाँ से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेटा ESR के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो यहाँ से ESR की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। सबसे पहले यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा। फिनोल एसिड है, KOH बेस है यहाँ से, तो यहाँ से H2O वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर बनेगा और ये बन जाएगा आपका फिनोक्साइड आयन। और बेटा फिनोक्साइड जो आयन होता है, इसकी रिएक्टिविटी ESR में फिनोल के कंपेयर में मोर होती है। अर्थात ESR में रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो फिनोल से ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है फिनोक्साइड की, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी डोनर टेंडेंसी ज़्यादा है। अर्थात इसका प्लस एम ज़्यादा है और इसका प्लस एम मिनिमम है। अर्थात इसकी रिएक्टिविटी यहाँ पर इसका ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्लस एम जो होता है वो O माइनस का OH से मोर है, इसलिए। अब इसका रिएक्शन CO2 के साथ करेंगे तो बेटा इट इज द पार्ट ऑफ कोल्बे सिमिट। ये आपका कोल्बे सिमिट रिएक्शन है। इसके वाया यहाँ से आपके पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा बेटा? सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और इस रिएक्शन के अंदर आपका CO2 जो है, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, पाई यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये पाई यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, ये आपका न्यूट्रल क्या, ये आपका यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। और आपको पता है OH ग्रुप जो है अर्थात ओके ग्रुप है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ साथ में बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी है। तो ये यहाँ से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आपका COOH ग्रुप को जोड़ेगा, जिसमें आपका मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड। तो यहाँ से ए मेरे पास सैलिसिलिक एसिड बन गया। अब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में करना है। तो इट इज द पार्ट ऑफ बेटा, किसका पार्ट है? ये FCR फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर कैसे होगा वो देखो आप। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है जो कि यहाँ पर इस पर अटैक करेगा, तो यहाँ से ये ग्रुप इस पे जाके जुड़ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3 और इसके ऑर्थो पे COOH, ये बन गया। इसको बोलते हैं बेटा एस्प्रीन। क्या बोलते हैं इसको? एस्प्रीन बोलते हैं। और एस्प्रीन आर द यूज फॉर आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स और एनाल्जेसिक ड्रग है। तो यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। बताओ इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर आपका सी होगा, OC डबल बॉन्ड OCH3 COOH। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम रिएक्टिविटी फॉर द डीकार्बोक्सिलेशन। आपको बताना है कि डीकार्बोक्सिलेशन के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी है। तो पहले तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप जरा देखिएगा डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है। RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन होता है बेटा सोडा लाइम के साथ। तो सबसे पहले NaOH प्लस CaO होता है, जिसको हम 3:1 में मिलाते हैं। तो यहाँ से मेरे पास RC डबल बॉन्ड ONA, पहले सोडियम सोल्ट बन जाएगा, ये सोडियम सोल्ट बन गया। यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो R माइनस बन जाएगा। साथ में CO2 गैस बाहर हो गई, यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया कार्ब एनाइन। अब बताओ अगर इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बेटा यहाँ से अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ रिएक्शन की, तो वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और बेटा अगर कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी की बात करूँ तो माइनस का M और माइनस का I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस का M प्लस का I होता है। अर्थात माइनस M की सबसे ज्यादा, फिर माइनस I की, फिर आपका प्लस I की, और सबके लास्ट में प्लस M की होती है। बट यहाँ पर बेटा एक चीज ध्यान रखना कि आपका जो डीकार्बोक्सिलेशन है उसके अंदर दो कंडीशन ऐसी है जो विदाउट सोडा लाइम की होती है।
अर्थात यहाँ पर हमें सोडा लाइम की रिक्वायर्ड नहीं होती। एक तो कौन सी है, बीटा कीटो एसिड। अगर बीटा कीटो एसिड होगा तो आपका विदाउट सोडा लाइम होगा, और अगर जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो भी बेटा ये आपका विदाउट सोडा लाइम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन पे बनने वाला कार्बेनाइन हाईली स्टेबल होता है। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहला मेरे पास ये लिया है, यहाँ से बनने वाला कार्बेनाइन क्या होगा, CH2 पे माइनस होगा, और यहाँ से रिंग होगी और रिंग के साथ C डबल बॉन्ड होगा, इसका यहाँ से इसको माइनस आई मिलेगा। बी में देखो बेटा, ये अल्फा और ये बीटा कीटो है, और बेटा इसका करेक्ट आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि बीटा कीटो की कंडीशन में आप देखो C डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर आपका जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और अगर रेजोनेंस स्टेबल है तो बेटा हाईली स्टेबल होगा। रेजोनेंस स्टेबल है, रेजोनेंस का मतलब हो गया हाईली स्टेबल है, और हाईली स्टेबल है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा क्योंकि अल्फा बीटा और गामा पर बीटा है, इसलिए यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ पर भी नहीं होगा। तो बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, बी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, C6H5NH2 NaNO2 प्लस HCl, अर्थात एनिलीन का रिएक्शन करना है NaNO2 प्लस HCl के साथ। तो ध्यान दे बेटा, एनिलीन है और एनिलीन का रिएक्शन जब NaNO2, इसका मतलब हो गया नाइट्रस एसिड, और एनिलीन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ से मेरे पास बनेगा बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, अर्थात यहाँ से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, और इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा डाई एजोटिनेशन। और जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना है, इस पर CuCl और HCl का रिएक्शन करोगे, इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम, सेंड मेयर रिएक्शन, जहां पर आपका ये ग्रुप इसके द्वारा रिप्लेस होगा और क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ध्यान रखना, एरोमेटिक SN1 रिएक्शन है, अर्थात ये आपका एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जहां पर Cl न्यूक्लियोफाइल्स को रिप्लेस करके Cl2 बनाएगा, साथ में यहाँ से आपका N2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेटा क्लोरोबेंजीन। तो कौन सा आंसर राइट है, बी आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दे रखा है डी ग्लूकोज, उसका बेसिक मीडियम में डी फ्रक्टोज बना हुआ है। तो बेटा डी ग्लूकोज क्या होता है, पहले डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो आप, CHO C C C C C, ये होता है आपका डी ग्लूकोज। अब देखो डी ग्लूकोज को जब हम बेसिक मीडियम में लेके जाते हैं बेटा, तो इन प्रेजेंस ऑफ बेस मीडियम में यहाँ पर टोटोमेरिज्म होता है, और टोटोमेरिज्म के वाया आपका डी ग्लूकोज जो है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये आपका फ्रक्टोज में चेंज हो जाएगा। ये बन गया आपका डी फ्रक्टोज। और डी फ्रक्टोज को जब हम बेसिक मीडियम में कराएंगे तो बेटा यहाँ से वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डी मैनोज का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात वापस एल्डिहाइड बन जाएगा, और फर्स्ट कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका चेंज हो जाएगा, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो ग्लूकोज के सिमिलर रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज और मेनोज आर द एपीमर। ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज के एपीमर कौन कौन होते हैं, तो ग्लूकोज का एपीमर होता है माजी, इसकी शॉर्ट ट्रिक है माजी। M4 तो हो गया बेटा मेनोज, जो कि कौन से नंबर के कार्बन पर होता है, C2 पर। C3 की बात करूं तो C3 पर कौन होता है बेटा, एल्ट्रोज, और C4 पे बात करूं तो कौन सा होता है, गैलेक्टोज। तो बताओ ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस कौन से कार्बन पर है, 2 कार्बन पर। तो इसका मतलब यहाँ से 2 कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा डी मैनोज। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, Which of the following is not true in case of reaction with copper heated at 300 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको बताना है कि कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पर कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो आप ध्यान दें बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल है, इस अल्कोहल का रिएक्शन जब हम कॉपर के साथ 573 केल्विन पर करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा डिहाइड्रोजीनेशन, अर्थात यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है, अर्थात एक प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा, और अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है बेटा कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब आप जरा देखो
अगर हमारे पास रिएक्टेंट में 1 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेंगे, अगर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो बेटा 1 डिग्री अल्कोहल का कॉपर के साथ 57 डिग्री पर करेंगे तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में अगर मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और उसका ऑक्सीडेशन किया है बेटा तो कॉपर के साथ, तो वहां से मुझे प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा बेटा कीटोन। तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनेगा और 2 डिग्री से क्या बनेगा बेटा कीटोन बनेगा। बट 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जरा देखिएगा, ये अल्कोहल है आपका 3 डिग्री, यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन नहीं है, अर्थात नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और ऐसे केस में बेटा यहाँ पर कौन सा रिएक्शन होगा? एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा और इसके वाया वाटर एलिमिनेशन के वाया हमारे पास यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, अर्थात ओलिफिन्स बॉन्ड बनता है। तो बताओ इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है? पहला, फिनोल से बेंजाइल अल्कोहल, यही आपका राइट है, क्योंकि फिनोल कॉपर के साथ 573 केल्विन पर रिएक्शन नहीं करता। 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बनेगा, राइट है। 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, राइट है। 3 डिग्री अल्कोहल से ओलिफिन्स बनेगा, राइट है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा बेटा? ए। इसी के साथ आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपको इन मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना है। तो आप जरा देखिएगा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर ये होता है जिसमें यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें ऐसे होगा। तो यहाँ पर नेट डायपोल मोमेंट 0 है, अर्थात कार्बन टेट्राक्लोराइड आर द नॉन पोलर। ये आपका नॉन पोलर है क्योंकि यहाँ पर कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि तीनों क्लोरीन का डायपोल मोमेंट इस वाले क्लोरीन के डायपोल मोमेंट से कैंसिल आउट हो रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे CH3Cl का। CH3Cl में अगर हम बात करें बेटा तो देखो आप, एक क्लोरीन है और आपके 3 हाइड्रोजन है। तो बेटा तीनों हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो नेट है वो सब एक ही डायरेक्शन के अंदर है। यहाँ पर जो टोटल आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब म्यू इसका क्या होगा बेटा? मैक्सिमम हो गया। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का डायपोल मोमेंट सबसे कम हो गया और इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो गया। अब कंपेयर करेंगे बेटा CH2Cl और आपके क्लोरोफॉर्म का। तो CH2Cl की अगर बात करें तो देखो CH यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, बताओ नेट डायरेक्शन कैसे होगा? यहाँ पर आपका नेट डायरेक्शन ऐसे होगा, यहाँ पर कैसे होगा? ऐसे। तो यहाँ पर भी इनका नेट एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट। और कार्बन टेट्रा CCl4 की बात करूं मैं तो देखो C में Cl, इधर Cl, इधर Cl और इधर H। आप देखो इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, तो इसमें ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गई और ये डायरेक्शन इसकी एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पर केवल एक ही रिजल्टेंट आ रहा है, जबकि आप देखो यहाँ 2 क्लोरीन का रिजल्टेंट आ रहा है, यहाँ पर एक ही क्लोरीन का रिजल्टेंट आ रहा है। इसका मतलब CH2Cl2 का जो डायपोल मोमेंट है वो क्लोरोफॉर्म से भी मोर है। तो बताओ सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा? CH3Cl का। सबसे मिनिमम डायपोल मोमेंट किसका होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो बताओ करेक्ट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा? तो बेटा करेक्ट डायपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा C। CH3Cl का सबसे ज्यादा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सबसे कम होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड में आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करना है और इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में जमाओ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है वो देखो आप। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है बेटा एल्कीन पर। किस पर होता है? एल्कीन के ऊपर। तो RCH डबल बॉन्ड H2 एल्कीन है, इस पर सबसे पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वो भी अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो RCH और CH2 यहाँ पर आपका जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो ऐड हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बन रहा है। और अगर इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन होगा, अर्थात कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बेटा कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी +M, उसके बाद +I, उसके बाद -M और उसके बाद -I होती है, अर्थात +M की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद +I की होगी, उसके बाद -I की होगी और +-M की सबसे लीस्ट होगी। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो देखिएगा,
सबसे फर्स्ट कंपाउंड जो मुझे गिवन है वो है रिंग के साथ CH, डबल बॉन्ड CH और COOH। तो बेटा यहाँ पर आपका जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो यहाँ बनेगा, क्योंकि COOH का यहाँ पर इसको -I मिल रहा है। अब आ जाएगा सेकंड में। सेकंड में आपका है बेटा पैरा पे, तो यहाँ पर CH COOH यहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, और पैरा पर NO2 ग्रुप लग रहा है बेटा, और NO2 ग्रुप का यहाँ पर इसको -I मिलेगा, अर्थात ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। और अगर ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा तो बेटा इसकी रिएक्टिविटी सबसे लीस्ट भी होगी। सी ऑप्शन में देखो पैरा पर OMe लगा हुआ है बेटा, ये सबसे मोर स्टेबल होगा। अब आप तो यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा और ये सबसे मोर होगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर OMe का +M इफेक्ट लग रहा है, और +M की वजह से बेटा ये आपका मोर स्टेबल होगा या हाईली स्टेबल होगा। तो ये सबसे हाईली स्टेबल आपका सी वाला। डी वाले में देखो आप, डी वाले में भी यही आपका केटाइन बनेगा, CH COOH यहाँ पर पॉजिटिव, और पैरा पर क्या लग रहा है? क्लोरीन, और क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट होता है बेटा? -I। तो यहाँ पर क्लोरीन का -I लग रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी स्टेबिलिटी कम होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा +M वाला। +M का मतलब बेटा थर्ड, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी आएगी थर्ड की। थर्ड के बाद में कौन सा आएगा बेटा? फर्स्ट वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर केवल रेजोनेंस स्टेबलाइज है और इसको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। तो सबसे पहले थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद बेटा फोर्थ वाला आएगा, क्योंकि फोर्थ वाले में -I मिल रहा है। उसके बाद में कौन सा आएगा बेटा? उसके बाद में आपका सेकंड वाला आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में -I मिल रहा है। तो सबसे पहले थर्ड +M, फिर उसके बाद में फर्स्ट क्योंकि रेजो, उसके बाद फोर्थ क्योंकि फोर्थ वाले में क्या आ रहा है? -I, और सबके लास्ट में कौन सा आएगा? सेकंड, क्योंकि इस पर क्या आ रहा है? -M। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो बेटा इसका आंसर सी राइट है, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड आउट करेक्ट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एसिडिक नेचर फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड। इनके अंदर आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है। सभी में बेटा OH 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 अल्कोहल है, और आपको बताना है एसिडिक। तो हमें पता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M, -I इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +M और +I। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। सबसे पहले -M आएगा, उसके बाद -I आएगा, उसके बाद +I आएगा, और सबके लास्ट में आपका +M आएगा। अब आप देखो यहाँ पर इनके कॉन्जुगेटेड बेस बनाएंगे हम, या में से भी कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। आप कॉन्जुगेटेड बेस बनाओ, अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो मोर एसिडिक होगा। तो सबसे फर्स्ट जो है उसके अंदर आपका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो कॉन्जुगेटेड बेस आपका ये होगा बेटा, जिसको कोई एडवांटेज नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें तो सेकंड वाले में देखो बेटा आपके पास ये OH था, तो इसका मतलब यहाँ से आपका एक ग्रुप हटेगा, इसके पास ये कार्बन था, इस कार्बन पे ये O- होगा। सेकंड जो ग्रुप हटेगा उसके अंदर आपके पास कार्बन पे ये माइनस है, और यहाँ से आपके पास ये ग्रुप लग रहा है, कौन सा? NO2 नाइट्रो ग्रुप। थर्ड वाले में देखो आप, यहाँ पर O- ग्रुप है, इसके साथ में यहाँ पर ग्रुप लग रहा है आपका OCH3 ग्रुप, और नेक्स्ट वाले में देखो CO-, और यहाँ पर आपका ग्रुप लग रहा है बेटा कौन सा? Cl। तो आप बताओ इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? मैंने कॉन्जुगेटेड बेस बना दिया, उसके नीचे आपके ग्रुप लगे हुए। अगर आपका ये वाला ग्रुप -M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, ये आपका +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्लोरीन का -I। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा? तो बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा सेकंड का, क्योंकि सेकंड पे -M लग रहा है, उसके बाद फोर्थ का क्योंकि उस पे -I लग रहा है, उसके बाद फर्स्ट का जिसके अंदर केवल रेजो का मतलब केवल रिंग का एडवांटेज है, और उसके बाद में सबसे लास्ट में होगा बेटा थर्ड का, क्योंकि उस पे +M है। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। तो इसका सी आंसर आपका राइट है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कंसीडर द रिएक्शन। आपको प्रोपीन गिवन है, उस पर B2D6 और उसके साथ में CH3COOH, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेड इज, अर्थात ये आपका HBO रिएक्शन है बेटा, HBO का मतलब हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है,
आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करना है। कैसे होगा वो आपको क्लियर कर दूं। तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर सबसे पहले आपका BH3 बोरेन रिएक्शन करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है HBH2। जहाँ से ये बॉन्ड है इसके साथ में यहाँ पर पहले क्या होगा, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव इसको देगा, ये इसको देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी ट्रांजिशन स्टेट, वो देखो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 H और BH2, ये बॉन्ड आपका फॉर्मेड होगा, ये बॉन्ड आपका फॉर्मेड होगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, यहाँ पर भी आपका बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बन गई ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद में यहाँ से हमारे पास CH3 CH CH2, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर आपका BH2 आ जाएगा। ये बन गया। अब देखो बोरेन में भी 2 हाइड्रोजन है, तो इसके हम यहाँ से 2 मोल और यूज करेंगे, 2 मोल ऑफ प्रोपीन के यूज करेंगे बेटा यहाँ से। और जैसे 2 मोल ऑफ प्रोपीन के यूज करेंगे तो मेरे पास यहाँ से ट्राई एल्किल बोरेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा वो देखिएगा CH3 CH H। अब आप देखो यहाँ पर आपके पास B2D6 है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैं H नहीं बेटा D ले लेता हूँ, तो यहाँ D आएगा। तो बताओ यहाँ पर भी क्या आएगा D, यहाँ पर भी क्या आएगा D। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लगेगा D, यहाँ पर भी क्या लगेगा बेटा D, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा बेटा D, यहाँ पर भी क्या होगा D। जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर H नहीं आएगा, यहाँ पर भी आपका D लगेगा और लास्ट में आपके पास CH2 का होल ट्वाइस 3 और बाहर क्या लग जाएगा बोरोन। अब इसका रिएक्शन करना है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ जिसमें H है। ये H इसको रिप्लेस कर देगा बोरेन को और यहाँ से एल्केन का फॉर्मेशन होगा। जो एल्केन आपके पास आएगा उसमें इस वाले पे D लगेगा तो इस वाले पर H लगेगा, ये एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपके बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा बेटा, फर्स्ट आंसर आपका करेक्ट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बेटा OH Br NO2 गिवन है और इसका रिएक्शन करना है CH3 होल ट्वाइस 2 CH CH2S। बताओ कौन सा रिएक्शन है। तो बेटा ये यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है और ये आपका एरोमेटिक SN1 रिएक्शन है। एरोमेटिक SN1 रिएक्शन हैलाइड और एल्कोहल दोनों पर है, अर्थात जनरली हैलाइड पर होती है। अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें बेटा, आप एक बार जरा स्ट्रक्चर देखो, ये जो Br है इस Br के रेस्पेक्ट में NO2 यहाँ पर भी है, NO2 यहाँ पर भी है। कैसे होता है इसका मैकेनिज्म मैं बता दूं कि सबसे पहले आप न्यूक्लियोफाइल लोगे, तो जरा देखिएगा ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और आपके ब्रेक होने से ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो देखो मेरे पास जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे Br, यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर आपका ही नेगेटिव। अब आप देखो ऐसी कंडीशन पर अभी अगर देखूं मैं तो इस Br के रेस्पेक्ट में ये मेटा पर है और ये मेटा पर है, अर्थात Br के रेस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पर है। अगर ये दोनों मेटा पर है तो यहाँ पर केवल इनका माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बट अगर यही चीज मैं OH के रेस्पेक्ट में देखूं, अब जरा आप देखो OH के रेस्पेक्ट में, अगर हम OH के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बेटा OH के रेस्पेक्ट में ये दोनों किसके ऊपर है, तो OH के रेस्पेक्ट में ये दोनों बेटा ऑर्थो और पैरा पर है। और अगर ये ऑर्थो और पैरा पर है तो यहाँ पर इसका माइनस M लगेगा, यहाँ पर भी इसका माइनस M लगेगा। और अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ SN1 की बात करूं, SN1 की मतलब SN की, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी -M -I +I और +M होती है। इसका मतलब इसके अंदर ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी इसके कंपेयर में, तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जहां पर आपका OH ग्रुप इसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। तो बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बेटा, तो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा बेटा C। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि बी में कार्बन का डिफरेंस है 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि आप देखो यहाँ पर केवल 3 कार्बन है, इसलिए रॉन्ग है, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। प्रोपीन है, प्रोपीन पर Br2 प्लस वाटर, ब्रोमीन वाटर का और NaCl का रिएक्शन किया है। तो आप जरा देखिएगा ब्रोमीन वाटर और NaCl। तो देखो सबसे पहले मैं NaCl को लूं तो NaCl में बेटा Na प्लस और Cl माइनस बन रहा है। Cl माइनस तो न्यूक्लियोफाइल है,
बट बेटा सोडियम प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर सकता। और अगर इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है तो इट नॉट स्टार्ट EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि ये कौन सा रिएक्शन है, ये है आपका EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा ये आपके AR रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करवा सकता। तो यहाँ पर आपके पास सेकंड रिएजेंट कौन सा है, Br प्लस वाटर। Br प्लस वाटर का मतलब हो गया बेटा HOBr, हाइपोहेलस एसिड वाला। अब आप देखो इसके अंदर OH माइनस तो न्यूक्लियोफाइल होता है और Br आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। और बेटा EAR अभिक्रिया हमेशा इट ऑलवेज स्टार्ट विद इलेक्ट्रोफाइल, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा ही स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Br, तो ये Br से स्टार्ट होगी। तो आप जरा देखो C डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपीन है, इस पर सबसे पहला आपका अटैक होगा Br प्लस का इलेक्ट्रोफाइल का। अब बताओ Br प्लस जब इस पर अटैक करेगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, तो बेटा इस पर जब अटैक करेगा तो Br बाहर अटैक करेगा, तो ये हमारे पास यहाँ से CH3 डबल बॉन्ड हट जाएगा। अब यहाँ पे तो यहाँ पर आ जाएगा CH2, इधर आ जाएगा Br और इधर आ जाएगा प्लस। अब आपके पास ये बन गया इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन। अब इस इंटरमीडिएट कार्ब केटाइन पर आपके कौन अटैक करेंगे, न्यूक्लियोफाइल। बताओ यहाँ पर कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल आपका OH है, एक न्यूक्लियोफाइल आपका Cl है। तो एक बार तो आपका अटैक करेगा बेटा Cl, तो एक बार पे Br लग जाएगा, तो एक पे क्लोरीन लग जाएगा, और एक बार में बेटा Br लगेगा तो एक बार में क्या लग जाएगा, OH। इसको मैं इधर बना देता हूँ, एक प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, तो एक प्रोडक्ट आपका C, यहाँ पर Br है और यहाँ पर क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ये प्रोडक्ट होंगे। अर्थात ऐसा प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर Br नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में Br और Cl, तो बेटा Br और Cl ये तो पॉसिबल है, तो ये तो आंसर राइट है। सेकंड देखो आप, यहाँ पर Br है, यहाँ पर OH है, तो Br OH ये भी पॉसिबल है। अब देखो C में यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, तो बेटा C पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास OH दोनों न्यूक्लियोफाइल है, और अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इसका C आंसर आपका रॉन्ग है। और D Br ऐसा प्रोडक्ट भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा C। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बेटा C। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म। आपको बताना है इसमें से किसके अंदर कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म हो रही है। तो बेटा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए C डबल बॉन्ड O, ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी हो सकता है। इसके रेस्पेक्ट में इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो बेटा कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म के लिए एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना कंपलसरी है। तो देखो फॉर्मेल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके अंदर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एसिटाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा एसिटाल्डिहाइड, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है 3। तो यहाँ से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे होगा, यहाँ पर देखो CH2, ऐसे बनाता हूं मैं, CH2H, C डबल बॉन्ड OH, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, H यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH ये बन जाएगा। तो यहाँ से कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मैच करेक्ट ऑप्शन इन कॉलम फर्स्ट विद इट यूज इन कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट के अंदर कंपाउंड है, कॉलम सेकेंड में इसका यूज है, आपको इनको करेक्ट मैच करना है। पहला पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, बेटा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आर द नॉन आयनिक डिटर्जेंट, अर्थात फर्स्ट के अंदर क्या आएगा S, ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट है। सोडियम रोजिनेट आता है बेटा लेदरिंग के लिए, फॉर लेदरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सोप, ये अपना जो सोप साबुन आता है उसके अंदर इसको मिलाते हैं ताकि उसमें लेदरिंग प्रॉपर्टी आ जाती है। नंबर 3 इक्विनेंस को हम यूज करते हैं बेटा किसके रूप में, ट्रॉन्क्यूलाइजर्स के रूप में। और नेक्स्ट है फोर्थ आपका एस्प्रिन आपका यूज होता है बेटा एनाल्जेसिक के रूप में। तो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, SPQR। तो बताओ कौन सा आंसर राइट है बेटा, C आंसर आपका राइट है। इसी के साथ आपका ये NTA TPC नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्यूशन पेपर नंबर 98 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।
क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।